शुभ प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आज आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आई हूँ। आज हम हमारे उस नए अध्याय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे। हमारा जो आज का 4th लेसन है उसका क्या नाम है? आओ चले घूम ले हम भी। आओ चले घूम ले हम भी। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? पर्यटन पर अपने विचार अभिव्यक्त करना। इसमें मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ पर्यटन स्थलों के बारे में पता चलेगा। ये एक कविता है, बहुत ही अच्छी तरह से इस कविता को कवि ने दर्शाया है। चलिए हम कविता को शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, हम कविता को शुरू करते हैं। छुट्टियों के आने से पहले हम तो लगते खूब झूमने, कह देते मम्मी पापा से चलो चलो ना चलो चलो घूमने। अब बच्चों, आपकी भी छुट्टियां होती है, छुट्टियां होते ही आप लोग भी अपने मम्मी पापा से जिद करने लगते हैं कि हमें कहीं पर घूमने ले चलो, हमारा घर पर मन नहीं लगता है, अभी तो हम स्कूल से छूटे हैं और अभी हमें किसी अच्छी जगह पर चलना है, किसी अच्छी जगह को देखना है। तो उसी तरह से इसमें जो ये बंटी और बबली जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? जिद कर रहे हैं कि हमें कहीं पर छुट्टियों में कहीं पर घुमाने ले चलो। तो छुट्टियों के आने से पहले ही बच्चे क्या करने लग जाते हैं? झूमने लग जाते हैं और मम्मी पापा से कह देते हैं कि चलिए हमें कहीं पर घूमने ले चलिए, हमें घूमने जाना है। कभी करे मन गांव चले हम फसलें जहां मस्त लहराती, हरे भरे पेड़ों पर बैठी झूम झूम चिड़िया है गाती। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि कभी तो हमारा मन गांव चलने को करता है जहाँ पर फसलें मस्त लहराती हुई मिलती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो गाँव के में किसान होते हैं वो अच्छी फसलें उगाते हैं, हमारे लिए अन्न का इंतज़ाम करते हैं और वहीं से हमारे देश के भी भंडार भरते हैं अन्न से। तो क्या कहता है कवि कि मेरा मन गांव जाने को करता है और क्या करता है, वहाँ पर मस्त लहराती हुई फसलों को देखने का मेरा मन करता है। हरे भरे पेड़ों पर बैठी झूम झूम चिड़िया है गाती, और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं बड़े बड़े, और उन पर जब चिड़ियाएँ मस्त होकर झूम झूम कर गाती हुई मिलती हैं तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मुझे गाँव जाने का मन करता है। कभी करे मन जाकर दिल्ली, मेट्रो जी की सैर करे हम। ये देखो बेटा, यहाँ पर ये मेट्रो दिखाई गई है। ये आपने देखा होगा, दिल्ली शहर में आप सभी गए भी होंगे। वहाँ पर अभी मेट्रो चलती है जिससे हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर बहुत ही आराम से पहुँच जाते हैं, बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। तो क्या कहता है कवि कि कभी करे मन जाकर दिल्ली, मेट्रो जी की सैर करे हम। मेरा मन करता है कि मैं दिल्ली जाऊं और मेट्रो जी की सैर करूं। यहाँ पर मेट्रो जी कहा है कवि ने। और आगरा जाकर देखे ताजमहल की सुंदरता। यहाँ पर जो ये ताजमहल है ये दुनिया के 7 अजूबों में आता है। ताजमहल बहुत ही सुंदर इमारत है और ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में, शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाई थी, उसकी मृत्यु के बाद बनवाई थी। तो ये आगरा की बहुत ही सुंदर इमारत है। तो कवि कहता है कि मेरा आगरा जाने का मन करता है और ताजमहल की सुंदरता को देखने का मन करता है। इसमें देखो बेटा क्या दिया गया है? दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई थी। दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी?
2002 में हुई थी। दिल्ली के अलावा कोलकाता जाकर भी हाँ आप मेट्रो का आनंद ले सकते हैं। भारत के ऐसे कई शहर हैं, कई राज्य हैं जहाँ पर मेट्रो चलती है, तो वहाँ पर भी हम आनंद ले सकते हैं। कोलकाता में भी, भोपाल में भी चलती है। भारत में और किन किन शहरों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है पता करें, ये हम आपको बताएंगे कि जैसे कि भोपाल में भी चलती है, फरीदाबाद में भी चलती है, गुड़गांव में भी चलती है मेट्रो, और अभी बहादुरगढ़ में भी चलती है। तो चलिए, अगर देखना हवा महल तो हवा महल, जयपुर हमको जाना होगा, और पहाड़ देखने हो तो शिमला हमको जाना होगा। अगर बच्चों आपको हवा महल बहुत ही भारत की सुंदर कृतियों में से है, सुंदर इमारतों में से है, और यहाँ पर अगर आपको जाना हवा महल देखना है तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें जयपुर जाना होगा। राजस्थान का शहर है जयपुर, तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा? हवा महल। और पहाड़ देखने हो तो शिमला हमको जाना होगा। अगर हमें पेड़ों में जाने का, पर्वतों पर जाने का आनंद लेना है, पर्वतों को देखना है और पर्वतों की चढ़ाई करनी है, तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें कहाँ जाना होगा? हमें कहाँ जाना होगा? हमें शिमला जाना होगा। हमें शिमला जाना होगा। सुंदर सागर और तट उनके गोवा में जाकर देखेंगे। गोवा में जाकर देखेंगे। चेरापूंजी में जाकर हम मेघों का सागर देखेंगे। सुंदर सागर देखने हैं, तट देखने हैं, तो हमें कहाँ जाना होगा? गोवा जाना होगा। गोवा बहुत ही सुंदर राज्य है, और वहाँ पर हमें चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। वहाँ पर लोग नहाने आते हैं, और वहाँ पर बीच पर बैठकर आनंद लेते हैं सागर का। तो वहाँ पर कहाँ जाना होगा? हमें गोवा में। चेरापूंजी में जाकर हम मेघों का सागर, हमें अगर मेघों का सागर देखना है, यहाँ पर मेघ का क्या अर्थ होता है? मेघ होता है बादल। तो हमें बादलों का झुंड देखना है, या हमें बादलों का सागर देखना है, तो हमें कहाँ जाना होगा? चेरापूंजी में। कितना बड़ा देश है अपना, घूम घूम कर देखेंगे हम। डोसे इडली रसगुल्लों के शहर घूम कर देखेंगे हम। आपके भी कोई ना कोई व्यंजन बहुत ही पसंदीदा होंगे इनमें से। जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला बहुत ही लाजवाब एक किस्म का मिठाई है। तो इडली, डोसे ये हमारे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यंजन हैं, मशहूर व्यंजन हैं। तो क्या कहता कवि है कि कितना बड़ा देश है अपना, कि हमारा देश भारत कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमें इसे क्या करना होगा? घूम घूम कर देखना होगा। और हमें वहाँ जिस शहर में जौन सी भी जैसी जो भी मिठाई वहाँ पर मशहूर है उसको खाना होगा, घूमकर हमने देखना होगा। डोसा, इडली और रसगुल्लों के शहर घूमकर हमें देखेंगे। रसगुल्ला कहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा? पश्चिमी बंगाल में, क्योंकि यह वहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है, पश्चिमी बंगाल। और डोसा, इडली ये हमारे दक्षिण भारत के व्यंजन हैं। जब भी नई जगह जाते हैं नया नया सब कुछ क्यों दिखता, धरती नई नई वस्तुएं, नया नया अनुभव क्यों मिलता। आप एक बात बताओ, आप कहीं पर भी नई जगह जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नई वस्तुएं देखने को मिलेगी, नया अनुभव प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कवि क्या प्रश्न कर रहा है कि जब भी हम कहीं नई जगह पर जाते हैं तो हमें नया नया अनुभव क्यों दिखता है, नया नया अनुभव क्यों होता है, नई नई वस्तुएं क्यों दिखती है। अरे भाई, हम अगर नई जगह पर जाएंगे तो हमें नया ही दिखेगा सब कुछ। अब हम किसी दूसरे राज्य में चले जाएं, वहाँ का पहनावा कुछ और होगा, वहाँ पर खाते पीते लोग कुछ और होंगे, और वहाँ पर बच्चे कोई और खेल खेलते होंगे। तो सभी जो राज्य हैं हमारे भारत के, यानी एक जगह से जब हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति अलग होती है, वहाँ का रहन सहन अलग होता है, खान पान अलग होता है,
तो इसीलिए हमें वहाँ पर नया अनुभव प्राप्त होता है। चलिए बच्चों, हम अब हमारी कविता यहीं पर ख़त्म हुई। बहुत ही प्यारी कविता थी। अगर आपको ये कविता कहीं पर भी ना समझ में आई हो तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके अभ्यास पर चलते हैं। ये सबसे पहले हमें जानते हैं कि किसने लिखी है। दिव्यक रमेश जी ने। दिव्यक रमेश जी हिंदी के सुविख्यात रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। जैसा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड जैसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले ये पहले कवि है। इन्होंने दूरदर्शन के विविध कार्यक्रमों का संचालन किया है। दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल है, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, कई सारे कार्यक्रमों का संचालन भी किया है। देखिए थोड़ी सी बातें इसमें जो ये अभ्यास दिया गया है इसकी मैंने PDF तैयार कर दी है। आपको वहाँ पर इसके उत्तर मिल जाएंगे। अभी चलिए नेक्स्ट पर। तो इसमें भी देखना बच्चों, ये भी हमने आपके PDF में बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं इस गद्यांश को। इसमें क्या दिया गया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समुद्र तट से 2215 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी मीटर ऊंचाई पर स्थित है? 2215 आज़ादी से पूर्व यह शहर अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। उस दौर के अनेक सुंदर भवन और चर्च आज भी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। शिमला का मॉल रोड पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। यहाँ की रौनक हर समय देखते ही बनती है। जाखू हिल, वायसराय लॉज, काली मंदिर राजकीय संग्रहालय यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। आसपास के स्थानों में वाइल्ड फ्लावर हॉल, कुफरी, मशोबरा, नौल टेहरा, चैल आदि भी देखने योग्य स्थल है। वैसे शिमला के शहर का वास्तविक आनंद लेना है तो कालका से शिमला के मध्य चलने वाली टॉय ट्रेन में अवश्य सफ़र करना चाहिए। शिमला में देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, आपको अभी पता लग गया होगा कि शिमला में कौन कौन से स्थल हैं। जाखू हिल, वायसराय लॉज, काली मंदिर राजकीय संग्रहालय यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। तो इसमें आप ये सब लिखेंगे। शिमला के आसपास कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। देखिए बच्चों, इसमें लिखा गया है कि क्या शिमला में देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर अनेक सुंदर भवन हैं, चर्च हैं, ये सब हमारे किस में आएगा कि ये देखने के लिए चीज़ें हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि पर्यटन स्थल कौन से हैं, तो इस पर्यटन स्थल में कौन से आएंगे, जाखू हिल, वायसराय लॉज, काली मंदिर राजकीय संग्रहालय यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, और इसमें ये भी आएंगे वाइल्ड फ्लावर हॉल, कुफरी, मशोरबा। शिमला में सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध है, ये सबसे ज़्यादा इसमें प्रसिद्ध है वास्तविक आनंद लेना है। तो जो ये टॉय ट्रेन है, ये टॉय ट्रेन यहाँ की फेमस है शिमला में। शिमला के पहाड़ भी बहुत फेमस हैं देखने के लिए, और इसमें और ये योग्य स्थान दिए गए हैं। अगर कि कालका और शिमला के मध्य चलने वाली टॉय ट्रेन में इस पर अवश्य करना चाहिए अगर शहर का वास्तविक आनंद लेना है तो इसमें हम सबसे ज़्यादा पसंदीदा शहर प्रसिद्ध क्या है, तो ये भी कर सकते हैं बच्चों। शिमला का मॉल रोड पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक जाते होंगे। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने शब्दों का पिटारा करेंगे। शब्दों के पिटारा में क्या दिया गया है, आज़ादी से पहले शिमला अंग्रेजों के गर्मियों की राजधानी थी। सर्दी के मौसम में उनकी राजधानी दिल्ली होती थी। बच्चों गर्मियों में तो वो कहाँ जाते थे, शिमला में। शिमला क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और सर्दियों में, और सर्दी की राजधानी कौन सी थी, सर्दी के मौसम में उनकी राजधानी दिल्ली थी, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी का उल्टा होता है सर्दी। यहाँ पर सर्दी आया है, सर्दी, गर्मियों, सर्दी, मतलब गर्मी और सर्दी आया है। और फिर तो गर्मी का विलोम शब्द क्या है, सर्दी। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले, तो यहाँ पर आ गया ना कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम का क्या अर्थ होता है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो जैसे आगे पीछे, रात दिन, खरीदना बेचना, ऊपर नीचे, सब एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं।
अच्छा बुरा, एक बच्चा बुरा है तो एक अच्छा है, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। तो यहाँ पर जैसे सरल का कठिन, प्रश्न उत्तर, ऊपर नीचे, घृणा प्रेम, तो ये सब क्या है बच्चों, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये हमारे विलोम शब्द हुए। तो दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विलोम शब्द नहीं है? सर्दी का विलोम शब्द कौन सा है? सर्दी का गर्मी होता है लेकिन रात नहीं है। उदय का खत्म नहीं है, अस्त है, तो यहाँ पर खत्म पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि विलोम शब्द नहीं है। सत्य का असत्य है, सच्चा नहीं है, तो ये यहाँ पर सच्चा भी हो गया। सुबह, सुबह का प्रातः होता है, सुबह का पर्यायवाची होता है प्रातः, लेकिन शाम इसकी विपरीत होगा तो प्रातः इसमें नहीं आएगा। कम, कम का ज्यादा होता है तो कम का अर्थ अल्प होता है, लेकिन ये आएगा, क्योंकि ये नहीं आएगा क्योंकि ये इसका विलोम है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं, आपने पिछले अध्याय में सर्वनाम के बारे में पढ़ा है, तो अब हम चलेंगे सर्वनाम के प्रकारों पर। सर्वनाम, सबसे पहले सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, वह खेलने चला गया। तो यहाँ पर राम ने पुस्तक पढ़ी, राम खेलने चला गया, तो यहाँ पर अगर राम ही लिखते तो नहीं समझ में आता, मतलब अटपटा सा वाक्य लगता। तो लेकिन हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? वह का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर वह क्या आएगा? एक सर्वनाम आएगा। तो इसी तरह से हम इसके सर्वनाम के प्रकारों पर चलते हैं। सबसे पहले सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम आते हैं सर्वनाम के प्रकार। सबसे पहले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? आप क्या कर रहे हैं? हम घूमने जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं या हम, यहाँ पर आप और हम क्या आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अन्य में क्या हो सकता है? मैं, हमारा, हम, मुझको, तू, तुम, तुम्हें, ये सब क्या है बेटा? ये सभी सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा आएगा निजवाचक सर्वनाम। निज मैंने होता है अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना काम स्वयं किया, मैंने अपना काम स्वयं किया, यहाँ अपना आया, यहाँ स्वयं आया, ये सभी किस में आएंगे? ये आएंगे निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। अपने आप, खुद, स्वयं आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा है निश्चयवाचक। निश्चय, निश्चय कर लेना, ठान लेना। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी मिले, मतलब निश्चित ही पता लग जाए उस चीज़ के बारे में, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह किताब बहुत अच्छी है, यह किताब बहुत अच्छी है, वह ये किताब पढ़ना चाहता है, मतलब इसमें यह, ये सभी क्या आएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये सभी निश्चित है। अभी चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी न मिले, यहाँ पर निश्चित जानकारी हमें नहीं मिलेगी, नहीं मिले, तो वो कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई अपना सामान यहाँ भूल गया है, कोई, अगर किसी को पता हो तो बता दे, किसी को पता हो तो, कोई, कुछ, किसी,
ये सभी किस में आएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। चलिए हम अगले पर चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये क्या आएगा? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रश्न आता है, वो कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहाँ जा रही हो? क्या काम बाकी है? रह गया? क्या? कहाँ? ये सभी किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। संबंधवाचक, जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द से या दूसरे वाक्य का संबंध पता चले, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं या वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा, ये सब आते हैं, एक दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं, तो इसमें आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अगर आपको सर्वनाम में कहीं पर भी कोई भी कहीं पर भी डाउट है या कुछ कहीं पर कमी रहती है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। आज इसी के साथ हमारा आज का ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है।